नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की भूगोल की किताब उसका चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट की पीसीएस हो, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में एनसीईआरटी के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स थे वो डायरेक्टली ही पूछ देते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और उसके आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो उन सारे आंसर्स जो आपको सोचने के बाद देने पड़ते हैं, वैसे ही तर्क एनसीईआरटी की किताब में दिए हैं। तो आइए दोस्तों, वैसे है तर्क के विश्लेषण के साथ इसी चैप्टर को हम आज एक वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ आपको एक ग्लोब की प्रतिकृति दिखाई दे रही है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। यहाँ आपको एक ग्लोब दिखाई देता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मानो दोस्तों कि यहाँ कोई बिंदु है, अब उसे दिखाना है तो हमें कुछ रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। यानी कि इसी स्थान को जब हमें इंडिकेट करना है तो कुछ इस प्रकार की रेखा को भी दर्शाना पड़ेगा और इस तरह की रेखा को भी दर्शाना पड़ेगा। तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह बिंदु एग्जैक्टली किस पॉइंट पे है। तो इस तरह देखते देखते आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये दोस्तों, ये सुई है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है, यह मात्र एक काल्पनिक सुई है, उसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। दोस्तों, इस प्रतिकृति में आप देख सकते हैं कि यह सुई है। इसमें जो आखिरी बिंदु है यह उत्तर बिंदु है और इसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। हमारी पृथ्वी पर भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, हमने इस प्रकार की सुई की कल्पना की, लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है। इसी तरह पृथ्वी पर बीचों बीच एक दूसरी भी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में यानी कि दो हिस्सों में बराबर बांटती है। विषुवत
वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये विषुवत वृत्त है, उसके समांतर सभी ध्रुवों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसी से ये 0 अंश है वह विषुवत वृत्त है। उसी से आगे चलते हैं तो 1 2 3 और 20 40 60 80 उसी तरह आगे नीचे बढ़े तो भी नीचे भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन वो दक्षिणतम आएगा, वहाँ भी 20 40 60 80 इस तरह ही आएंगे। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त को शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। दोस्तों, यह जो विषुवत वृत्त है वहाँ से यह विषुवत आपको दिखाई देता है, यह देखो ये है विषुवत वृत्त। यहाँ से बीचों बीच से 90 डिग्री उत्तर ध्रुव, यहाँ से नीचे भी इसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसी प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यह देखिए दोस्तों, आपको जो 66.5 जो डिग्री है उसमें उत्तरी अक्षांश दिखाई देता है, और यह ठीक वैसे ही जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री, तो उसमें दक्षिणी अक्षांश लिखा होता है। यानी कि विषुवत वृत्त से उत्तर ध्रुव की ओर सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुववृत्त से दक्षिण ध्रुव की ओर की सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, और उनके माप के साथ ही उनकी दिशा भी हमें लिखी हुई दिखाई देती है। अब हम ऐसे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि ये जो विषुववृत्त है वहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है वह सीधी लाइन में पड़ती है, और जैसे जैसे विषुववृत्त से हम दूर जाते हैं ध्रुवों की ओर तो तिरछी हो जाती है, और तिरछी होने के कारण ही हमें ध्रुव पर बर्फ की पट्टियाँ मिलती है। यानी कि जो ध्रुव प्रदेश है वहाँ पे बर्फ जमा हुआ मिलता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती। देखते हैं दोस्तों कि ये जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, उसमें ये पृथ्वी की जो घूर्णन है और सूर्य के चारों ओर जो उसकी परिक्रमा है उससे क्या डिफरेंट होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। पर आज पहले देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुववृत्त है वह 0 अंश अक्षांश है। उत्तर ध्रुव 190 डिग्री है। विषुववृत्त से देखें तो यह है उत्तरी ध्रुव, और यहाँ से खींचे एक लाइन तो वहाँ से 90 डिग्री हमें मालूम पड़ेगा। वैसे ही दक्षिण ध्रुव है तो वो भी 90 डिग्री होगा। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये हम देखते हैं
कि यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह मकर रेखा भी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और उसी तरह उत्तरी शीत कटिबंध है जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है, वह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यह दक्षिणी ध्रुव जिसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है, उसे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे देश है, देश के जो भी राज्य है, उन सभी राज्यों में यानी कि जिन जिन राज्यों में कर्क रेखा पसार होती है, उन्हीं राज्यों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में पूछे जाते हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश के किन किन राज्यों में से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन के आंसर को हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हमें कमेंट में फिर बता देना कि सर मुझे मालूम नहीं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों। तो कर्क रेखा, दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब हम दुनिया के मानचित्र को देखेंगे तो दुनिया के मानचित्र में एक अकेला ही ऑस्ट्रेलिया देश है जो मकर रेखा पर है। तो वो मकर रेखा के नीचे कोई भी यानी कि ज़्यादातर पानी ही होता है। तो सभी जो देश हैं दुनिया में, वह सभी मकर रेखा के ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर है। तो दोस्तों यहाँ न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दोस्तों जो भी लोग हैं वह मकर रेखा के ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसीलिए आपको अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा कि जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसी राज्य के नाम हमें बताइए। तो दोस्तों अगर यूपीएससी आप दे रहे हो तो मान लो कि कर्क रेखा गुजरती हो ऐसा कोई देश भी पूछ लेता है। और मकर रेखा क्यों नहीं पूछी जाती, तो मकर रेखा पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते, इसीलिए मकर रेखा आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध देखते हैं दोस्तों। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो दोस्तों यह आपको बताता हूँ कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कर्क रेखा के साथ और मकर रेखा के साथ, तो ये जो हमारा सूर्य है वह साल में एक बार तो ऐसी स्थिति में आता है कि यहाँ ये जो सूर्य की किरण है वह सीधे पड़ती है। इस एरिया में सभी अक्षांश पर साल में एक बार सूर्य इस स्थिति में आता है कि मानो दोपहर का जो सूर्य होता है वह सीधे ही हमारे जो हमारा है सिर, वहाँ पे ही सीधी किरणें पड़ती है। तो दोस्तों जो ये वाला आपको एरिया दिखाई देता है, ऐसे एरिया में ही ऐसी स्थितियाँ होती है। और जिस जगह हमारे सिर पर सीधा दिखाई देता है उसी जगह ऊष्मा भी हमें बहुत यानी गर्मी बहुत लगती है, और उसे हम उस दिन को ऊष्मा वाला दिन यानी कि गर्मी वाला दिन कहता है। इसीलिए इसी कटिबंध को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये जो कटिबंध है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, वह है उष्ण कटिबंध। और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है दोस्तों, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वह तिरछी होती है। मान लो कि सूर्य यहाँ मकर रेखा पर आ गया तो यहाँ थोड़ी सी गर्मी होगी,
और यह ठंडी होगी। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध यानी कि शीत वत्ता उष्ण, ठंडी और गर्मी दोनों जो जहाँ फेरफार दिखाई देते हैं वैसा जो कटिबंध है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कर्क रेखा है वहाँ तक ही सूर्य साल में एक बार सिर के ऊपर बराबर आ जाता है। इसके ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे सूर्य कभी भी अपने सिर पर नहीं आता। ठीक उसी तरह ही मकर रेखा के नीचे का जो भाग है यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अलावा उसके उत्तरी भाग में और 23.5 डिग्री के दक्षिणी भाग में कभी भी जो सूर्य है वह अपने सिर पर नहीं आता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि मध्यम तापमान होने के बावजूद इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध है। यानी कि जो क्षितिज रेखा बनती है, क्षितिज रेखा किसे कहते हैं, तो जो समांतर रेखा होती है उसे क्षितिज रेखा कहते हैं। यहाँ से तो सूर्य कभी भी अपने सिर पर नहीं आने वाला, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर ठंडी ही होती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और ये है 66.5 डिग्री और यहाँ भी दक्षिणतम शीत कटिबंध है। और सीधे 90 डिग्री तक जाते हैं तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बनता है। सूर्य के इस स्थिति के कारण ही हमारे यहाँ जब जो सूर्य होता है तो जब ठंडी की मौसम होती है तो ठंडी के मौसम में सूर्य ज़्यादातर यहाँ होता है और यहाँ होने के यहाँ से यहाँ आता है। इसीलिए ठंडी की ऋतु में जब हम दिसंबर में होते हैं तो 22 दिसंबर साल का सबसे टूंका यानी कि सबसे शॉर्ट दिन के रूप में जाना जाता है। यानी कि मकर यहाँ होता है दोस्तों विषुववृत्त से नीचे होता है सूर्य, इसीलिए यहाँ 22वीं जो दिसंबर होती है उसी वक्त यहाँ कर्क रेखा पर हम रहते हैं तो ठंडी पड़ने लगती है। और यहाँ जो मकर रेखा पर गर्मियाँ होती है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ क्रिसमस गर्मियों में मनाई जाती है। दोस्तों याद रखना कि कौन सा देश है जहाँ क्रिसमस गर्मियों में मनाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है तब वहाँ मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए। तो दोस्तों यह है अक्षांश के बारे में। अब हम देशांतर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।